हाँ, तो चैप्टर 5 हीट। हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। বলছে in winter we sit in the sun or near a heater, we feel warm. The sensation is that we receive heat from sun or heater, ठीक है, which we feel. Although we do not see heat coming from the sun, हम देख नहीं पाते लेकिन फील करते हैं। हाँ, फिर thus heat is a form of energy we can feel but cannot see. समझ में आया? तो यहाँ पे तुमको बस हीट का डेफिनेशन ही समझना है, जो कि यहाँ पे है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from hot body to cold body when they are kept in contact. This process of heat transfer is continues until the temperature both the bodies become equal. ठीक है, तो हीट का डेफिनेशन क्या है? हीट, तुम ऐसे बोल सकते हो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगा जब तुम दोनों को कांटेक्ट में रखोगे। और ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो। अच्छा, तो हीट का ऐसा यूनिट क्या है? देखो, जितना जितना हम बोलेंगे उतना उतना तुमको समझना है, और वही क्वेश्चन में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ हीट, हीट का एसआई यूनिट, एसआई हीट का ऐसा यूनिट है जूल, जिसका सिंबल है जे। ठीक है, लेकिन और एक यूनिट है जो कि बहुत कॉमन है, वो भी पूछ सकता है, उसका नाम है कैलोरी। क्या नाम है? कैलोरी। उसका सिंबल है कैल, और या फिर किलो कैलोरी, सिंबल है KCAL, किलो कैलोरी। तो ये पॉपुलर है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। बेस्ट, अब 1 कैलोरी का डेफिनेशन तो पूछेगा ही कि 1 कैलोरी जो हीट है वो कितना हीट होता है। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री C। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने क्या किया, एक कंटेनर लिया छोटू सा, उसके अंदर पानी रखा। कितना पानी रखा? 1 ग्राम। कितना पानी? 1 ग्राम। इसका तुम टेम्परेचर थर्मोमीटर से नाप लिया। ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर थर्मोमीटर डाल के तुम नाप लिया, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर, मान लो 10 डिग्री है, 10 डिग्री C है। अब तुमने क्या किया, बाहर से एक हीटर लाया और उसको बर्नर लाया, उसको हीट किया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही कि नहीं? मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ के 11 डिग्री C हो गया, 1 डिग्री बढ़ गया, तुरंत तुमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो तुमने क्या किया, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, पानी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, पानी ही, प्योर H2O, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, उसके लिए जितना हीट एनर्जी सप्लाई दिया, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी कितना हीट एनर्जी है? इट इज द एनर्जी सप्लाइड टू 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। समझ रहा? अच्छा, यहाँ पे कुछ कन्वर्शन है जो कि याद रखना है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल नियरली, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल नियरली, और 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। ये दोनों ही कन्वर्शन याद रखना ही पड़ेगा, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं हम टेम्परेचर। उसका तुम डायरेक्ट डेफिनेशन में चले जाओ। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द क्वांटिटी which tells us the degree of hotness or coldness of a body. When a body is heated, the temperature rises, and when it is cooled, the temperature falls. तो तुमको ये मतलब ये 2 लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा क्वांटिटी है जो तुमको बोलेगा कि कितना गर्म या कितना ठंडा कोई बॉडी है। समझ में?
जब गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ठंडा करोगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये पूरा डेफिनेशन है, समझ में आया। इसका भी यूनिट होगा, इसका यूनिट है, एसआई यूनिट है केल्विन। इसका एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। लेकिन इसका और भी यूनिट है जो कि है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन उसका एसआई यूनिट है। समझ में आया? समझ में आया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, डिग्री सिंबल जो है, सॉरी केल्विन सिंबल जो है वो डिग्री के इससे नहीं लिखा जाता है, नॉट रिटन एज डिग्री के, सिर्फ के। लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो डिग्री सी डिग्री एफ में लिखा जाता है। चलेगा? ओके। तो थर्मोमीटर नहीं, थर्मोमीटर पर पहले तुम स्केल ऑफ टेम्परेचर पढ़ लो, वो सब बाद में। देखो टेम्परेचर का क्या क्या स्केल है। 3 स्केल से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। क्या क्या? सेल्सियस स्केल, यानी फिर उसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जाता है, सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड स्केल। फिर फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, तीनों स्केल। अब ये तीनों स्केल को तुम पहले समझ लो, एक डायग्राम से तुम समझो। अभी पिछला दिन ही ये डायग्राम किसी को समझाया था, वहाँ से तुम समझ पाओगे। रुक जाओ रुक जाओ। कहाँ गया? चलो हम खुद ही बनाते हैं। एक डायग्राम तुमको समझना है। मान लो हम एक थर्मोमीटर बना रहे हैं। हाँ, ये थर्मोमीटर बनेगा। देखो देखे हो ना थर्मोमीटर? हाँ, जो तुम थर्मोमीटर घर में देखे हो उसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। कैसा नाम? क्लिनिकल। और वो एक कैसा थर्मोमीटर होता है? फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर होता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, वो सेल्सियस भी नहीं, वो केल्विन भी नहीं। अच्छा, इसका जो ये नॉब है, ये इसको बल्ब बोला जाता है थर्मोमीटर का। उसके अंदर क्या रहता है पता है? मरकरी, Hg, मरकरी, जो कि लिक्विड मेटल है। मेटल ही है लेकिन लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में ही वो लिक्विड रहता है, तो वो इसके अंदर रहता है। और यहाँ पे एक पतला ट्यूब, कितना पतला? इतना पतला कि पूछो मत कितना पतला। एक पतला ट्यूब होता है इसके अंदर। हाँ, इस ट्यूब का नाम है कैपिलरी ट्यूब। क्या नाम? कैपिलरी ट्यूब। तो जब ये बल्ब गर्म होता है तो ये जो इसके अंदर जो मरकरी है वो साइज़ में बढ़ता है। गर्म होने से किसी का साइज़ बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, तो जाएगा कहाँ? तब वो ट्यूब के अंदर से ऊपर जाने लगता है, ऊपर उठने लगता है। समझ में आया? हाँ। तो तुमने क्या किया, कोई एक कंपनी है जो थर्मोमीटर बनाता है, उस कंपनी में गया, बोला तुम 3 थर्मोमीटर मुझे ऐसा दो, सेम थर्मोमीटर, लेकिन उसमें कुछ लिखा वुखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है? बोले क्यों? बोले हम लिखेगा घर में जाके, तुम मुझे खाली थर्मोमीटर दो, बस एकदम अच्छा वाला थर्मोमीटर होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में? तो तुम तीनों आइडेंटिकल सेम थर्मोमीटर लाया। अब तुम खुद इसमें मार्किंग करोगे। तुम क्या किया, इन तीनों को आइस के अंदर डाल दिया, और जो आइस 0 में था, 0 डिग्री में था, तुमको पहले से पता है। तो थर्मोमीटर कुछ दूर ऊपर आएगा, कुछ आएगा, उस जगह को तुमने मार्क किया। ये जगह, इसका भी ये सेम ही हाइट में उठेगा, मार्क कर लिया। ठीक है, अब तुम इन तीनों थर्मोमीटर को उबलता हुआ प्योर H2O में डाला, जो 100 डिग्री में रहेगा, है ना। फिर उसमें तुम यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे सेम ही हाइट में इसमें भी आएगा। बस अब तुम इस थर्मोमीटर में यहाँ पे लिख दिया 0 डिग्री, इसमें लिख दिया 32 डिग्री, और इसमें लिख दिया 273। समझ में आया? ये तुमने लिखा, क्यों लिखा अभी ये तुम्हारा समझने का बात नहीं है,
तुमने लिखा, इसका मन हुआ, इसमें 0 लिखा, उसमें 32 लिखा, उसमें 273 लिखा, समझ में आया? और ऊपर वाला में इसमें तुम इस यहाँ पे तुमने 100 डिग्री लिखा, यहाँ पे तुमने 212 लिखा, और यहाँ पे तुमने 373 लिखा। ये तुमने लिखा, इसमें डिग्री नहीं दिया। समझ में आया? अब एक बात बताओ, इस स्केल में 0 से स्टार्ट 100 में ख़त्म, मतलब बीच में कितना गैप हो सकता है, कितना तुम दाग ऐसे 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 खींच सकते हो? 100 तक। तो इसमें हो गया 100 डिविजन्स। कितना हो गया? 100। समझ में? इसमें 212 और 32 से स्टार्ट, तो बीच में कितना होगा? 180 डिविजन्स। समझ में? और ये देखो 273 से 373, ध्यान से समझो, बीच में कितना दाग तुम यहाँ पे भी दे सकते हो? 100, है ना? 273 से 373, है ना? तो क्या लिखोगे? 100 डिविजन्स। समझ में आया? इस स्केल का नाम दिया तुमने सेल्सियस स्केल, इसका नाम दिया ये डिग्री सेल्सियस, इसका नाम दिया डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और इसका नाम दिया केल्विन स्केल। क्या ये तीनों स्केल सेम ही है? सिर्फ मार्किंग अलग है ना? हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, अब तुम यहाँ पे चले जाओ, जो मैंने बोला यहीं पे लिखा है, यही यहाँ पे वही लिखा है। देखो, बोला है कि हाँ देखो, इसको कौन मार्क किया? मैंने बोला देखो, दिस स्केल वाज इंट्रोड्यूस बाय स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस एंड नोन आफ्टर हिज नेम। तो सेल्सियस उसी का नाम था, कुछ एक पूरा नाम भी था, यहाँ पे लिखा नहीं है। खैर, तो आइस पॉइंट कहाँ पे मार्क किया गया स्केल में? कहाँ पे? 0 डिग्री। और स्टीम पॉइंट कहाँ पे मार्क किया गया? 100 डिग्री। बीच में कितना डिवीजन हुआ? 1 डिग्री। एक है, 100 तक जितना है तो 100 डिवीजन हुआ, 100 इक्वल डिवीजन। और एक एक डिवीजन को क्या बोला जाता है? 1 डिग्री सी। फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट कहाँ पे दिया था? फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट कहाँ में दिया? 32 डिग्री। और उसका स्टीम पॉइंट कहाँ में दिया? 212 डिग्री है। 212, हाँ। तो बीच में कितना डिवीजन हुआ? 180। हर एक डिवीजन को बोला जाता है 1 डिग्री है। केल्विन में 0 आइस पॉइंट कहाँ पे लिया? आइस पॉइंट 273 के। और उसका स्टीम पॉइंट कहाँ पे लिया? 373 के। बीच में कितना डिवीजन हुआ? 100। और हर एक डिवीजन को बोला जाता है 1। अच्छा, तो देखो, क्योंकि सेल्सियस का में भी 100 डिवीजन है और फ़ारेनहाइट में भी 100 डिवीजन है, मतलब यहाँ पे अगर 1 बढ़ेगा तो यहाँ पे भी 1 बढ़ेगा, यानी कि 0 से 1 डिग्री सी जब होगा, यहाँ पे कितना होगा? 274 डिग्री सी। यहाँ पे जब 0 से 5 डिग्री सी होगा, तब यहाँ पे कितना होगा? 270 है 273। अरे यहाँ पे बढ़ के 5 हुआ, 5 बढ़ा, 5 डिग्री सी, तो यहाँ पे भी कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। तो कितना होगा? 175 3 4 5 6 7 8। हाँ 8, 273 डिग्री नहीं, 278। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे 1 बढ़ेगा तो यहाँ पे 1 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका डिवीजन इक्वल नहीं है। समझ में आया? हाँ, चलो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि फ़ारेनहाइट स्केल, देखो इसमें एब्सोल्यूट 0 समझना है। क्या समझना है? एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0। ये क्या है? एब्सोल्यूट स्केल। इसको देखो, फ़ारेनहाइट स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है। क्योंकि देखो ये 273 है, मतलब ये स्केल अगर बड़ा होता तो ये नीचे
सॉरी, और भी नीचे जाता, और भी नीचे जाता, 270 से घटता 170, और भी घटते घटते जीरो कभी होता। इसका जो जीरो मार्क है, केल्विन स्केल का जो जीरो मार्क है, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर में आके, क्योंकि उस टेम्परेचर में आके मॉलिक्यूल वाइब्रेशन बंद कर देता है, मूवमेंट करना बंद कर देता है, ये वाइब्रेट नहीं होता। कहाँ पे वाइब्रेट बंद कर देता है? एब्सोल्यूट जीरो में। केल्विन का जीरो में जब जाओगे, सेल्सियस का जीरो में नहीं, केल्विन का जीरो। अच्छा, जब केल्विन का जीरो होगा, जीरो के होगा, तब सेल्सियस में कितना होगा पता है? -273 डिग्री सी। क्योंकि देखो 273 से नीचे आना पड़ेगा, कितना? 273 नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 273 नीचे आएगा, तो -273 होगा ना। हाँ, तो उस टेम्परेचर में मॉलिक्यूल क्या करता है? हिलना बंद कर देता है। ऐसे तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो वाइब्रेशन बंद हो जाता है। उसका मास रहता है, लेकिन वॉल्यूम इतना छोटा हो जाता है कि वॉल्यूम दिखता ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटता है। तो एब्सोल्यूट जीरो में वॉल्यूम इतना घट जाता है कि वॉल्यूम ही नहीं बचता, लेकिन मास रहता है। तो क्योंकि उस कंडीशन, वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा एक कंडीशन जहाँ पे मास है लेकिन वो जगह नहीं ले रहा है, कोई वॉल्यूम नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन, वो कंडीशन एक मैटर का नहीं हो सकता। इसलिए हम 0K में पहुँच नहीं सकते, समझे? वो बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट जीरो करके एक टेम्परेचर होता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो ये एब्सोल्यूट जीरो एकदम कन्फर्म 2000% श्योर रहो कि ये एब्सोल्यूट जीरो पूछेगा ही। ये देखो, व्हेन नो मॉलिक्यूलर मोशन ऑकर्स। समझ में आया? और एक चीज़ ध्यान में देना है, देखो, दिस स्केल हैज़ नो नेगेटिव टेम्परेचर। इसका कोई नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि देखो ये नीचे, इसका नेगेटिव होता है, इसका थोड़ा नीचे जाओगी तो -1, इसका भी नीचे होगा। 32 से 0 जाओगे, फिर उसके नीचे जाओगे तो नेगेटिव, लेकिन इसका नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 0 तक ही, 0K में भी कोई नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके नीचे जाएगा कैसे? इसलिए इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। तीनों का अगर डिफरेंस लिखने देता है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया? अच्छा, अब तुमको कॉन्वर्शन करना है कि तुमको बोलेगा सेल्सियस में दिया है, वहाँ से केल्विन में जाओ, तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो तुमको उसके साथ 273 प्लस कर देना। ये जो लिखा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, तुम बस ये रखो, याद रखो कि डिग्री सी से हमको अगर केल्विन में जाना है, जो डिग्री सी में कुछ तो दिया होगा ना, जैसे कि बोला कि 23 डिग्री सी से तुम केल्विन में बताओ, तो तुम क्या करोगे? उसके साथ बस प्लस कर दोगे 273, जो भी गिवन होगा उसके साथ, जो भी डिग्री सी में गिवन होगा उसके साथ 273 प्लस कर दोगे तो तुम केल्विन में पहुंच जाओगे। समझ में आया? और अगर केल्विन से उल्टा आने के लिए बोले, इधर आने के लिए बोले, तो तुम जो भी होगा उससे 273 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ, तो ये रहा केल्विन और सेल्सियस के बीच कॉन्वर्शन का फॉर्मूला। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी कॉन्वर्शन का फॉर्मूला तुमको याद रखना है। ये रहा ये फॉर्मूला याद रखना। फ़ारेनहाइट से अगर तुमको सेल्सियस में आना है तो इस फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। सॉरी, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ये सेल्सियस तुमको बोला कि 23 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, तो तुम क्या करोगे? ये 23 को यहाँ लिख दोगे और इसको पूरा को कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? फ़ारेनहाइट में। क्या दिमाग में घुसा? और अगर तुमको बोला कि 23 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको सेल्सियस में बदलो, तो तुम इस नीचे वाला फॉर्मूला में डालो, इसमें ये 23 को यहाँ डालोगे
तब तुम सी में आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, और ये एक तीनों, ताकि तुम कुछ भी कन्वर्शन तुमको दे दे तुम कर लो। यहाँ पे सिर्फ कन्वर्शन ही है। अब इफेक्ट ऑफ हीट जो क्या क्या इफेक्ट लाता है, 3 इफेक्ट लाता है। क्या क्या करता है वो? एक तो वो टेम्परेचर चेंज कर देगा बॉडी का, दूसरा वो साइज शेप चेंज कर देगा, और तीसरा वो स्टेट कर चेंज कर, ये तीनों चीज़ चेंज कर सकता है। ठीक है, क्या क्या? स्टेट, टेम्परेचर और शेप। शेप और साइज। ओके, तो टेम्परेचर कैसे चेंज करेगा? हीट अगर दोगे तो टेम्परेचर, बड़े हाँ। और साइज कैसे चेंज करोगे? हीट अगर दोगे तो साइज एक्सपेंड होता है। बड़े हो गए। उससे क्या बोला जाता है? थर्मल एक्सपेंशन। पूछेगा व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, तो तुम बोलोगे व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, व्हेन इट इज कूल्ड इट इज कॉन्ट्रैक्ट। दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड। सिर्फ एक्सपेंशन किसको बोला जाता है? इंक्रीज इन साइज, इसको बोला जाता है। तो डेफिनेशन लिखा ही है ना। अच्छा, स्टेट कैसे चेंज होगा? जैसे कि तुम बर्फ़ लिया, उसको हीट दे दो तो गल जाएगा। फिर गला हुआ पानी को और हीट करो तो एक टाइम वो क्या बनेगा? गैस बन जाएगा। तो हीट दोगे तो स्टेट ऐसे ऐसे चेंज होगा। कहाँ से क्या? देखो, मेल्टिंग होगा या फिर फ्रीजिंग होगा। मेल्टिंग कब होगा? हीट देने से। फ्रीजिंग कब होगा? हीट लेने से। वैसे ही वेपराइजेशन और बॉइलिंग कब होगा? हीट देने से। कंडेंसेशन कब होगा? हीट लेने से। कंडेंसेशन मतलब वेपर से फिर पानी बनना, तो हीट लोगे तभी ना बनेगा। समझ में आया? ये सब इजी पीजी चीज़ है एकदम। अच्छा, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हो। सब्लिमेशन मतलब जैसे कि कैम्फर, नैप्थलीन, इसको हीट देने पे वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस, लिक्विड में नहीं जाता है, तो सब्लिमेशन, तो वो भी हीट देने से होगा। और उल्टा, हीट ले लो गैस से डायरेक्ट किस में बन जाएगा? सॉलिड, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। वही कैम्फर और ये सब है ना। एवापोरेशन, ये एक नया चीज़ है, इसको भी पता था तुमको? एवापोरेशन क्या होता है? ये भी वेपर। हाँ, लिक्विड से वेपर, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में नहीं, उसके नीचे से। ठीक है, द एवापोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग। देखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैस इन ऑल टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर में, इन ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में ये हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी हो सकता है। जैसे घर ये पूछ के गया है ना, पानी गिर गया घर में, तो कुछ देर बाद वो सूख जाता है। क्या उसमें पानी उबला? बॉइलिंग पॉइंट में गया, उबल तक ये नीचे में तुम पानी रख दोगे, इसमें फ्लोर पे पानी उबलेगा नहीं ना, तो वो बॉइलिंग पॉइंट में नहीं गया, उससे नीचे ही वो भाप बन गया। तो दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। समझ में आया? लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे वही चीज़ है कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, उल्टा करो गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाओ सब्लिमेशन, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आओ डिपोजिशन। बचपन का चीज़ है। अच्छा, अब थर्मल एक्सपेंशन, क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा? हमने पढ़ा टेम्परेचर चेंज होगा, हमने पढ़ा कि स्टेट चेंज होगा, अब साइज चेंज भी, ये भी पढ़ा। अब थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तीनों का, सॉलिड का भी देखेंगे, गैस का भी देखेंगे और लिक्विड का भी देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या है? अच्छा, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या किया गया। अच्छा, पहले इसको पढ़ लो। अगर थर्मल एक्सपेंशन जब हो रहा है सॉलिड का, अगर लेंथ बढ़ेगा, सीधा होकर बैठो, अगर लेंथ बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। अगर एरिया बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझ में आया? उसका लेंथ ब्रेथ बढ़ सकता है ना,
तो तब बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। उसका एरिया बढ़ सकता है, तब बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। उसका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तब क्या बोलेंगे, क्यूबिकल एक्सपेंशन। समझ में आया? अब हम यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। क्या लिया गया है, एक आयरन वायर लिया है, एक स्लिप এটা क्या है, कार्टन मतलब कार्टन रिंग, कार्टन रिंग, पर्दा का जो रिंग है उसका रिंग लिया, उस वायर के अंदर स्ट्रेच द वायर बिटवीन टू वर्टिकल स्टैंड्स, उस दोनों स्टैंड के बीच में उसको स्ट्रेच कर दो, ठीक है। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ स्टैंड सच ए वे दैट द वायर इज जस्ट टाइट, ऐसे करो कि वायर टाइट रहे। ये हीट करने, बिफोर हीटिंग द वायर इज टाइट, हीट करने से पहले ये टाइट था। ऑन हीटिंग द वायर बिकम्स लूज, गर्म करने पे वायर क्या होगा, लेंथ में बढ़ेगा, तो वो लूज हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। तो तुम देखोगे ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि लूज हो गया ना। समझ में आया? तो इससे प्रूव हो गया कि ये लीनियर एक्सपेंशन होता है, बढ़ता है साइज में। अच्छा, अब डेली लाइफ में लीनियर एक्सपेंशन का कुछ एप्लीकेशन है। टेलीफोन और इलेक्ट्रिक वायर, अगर ठंडा का मौसम में, समर में, दोनों पोल के अंदर अगर वो तार जो बांधता है ना, वो अगर बांधा जाए समर में, तो उसको टाइट करके बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म में वो झूल जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समर में टांगोगे तो एकदम ऐसे, ताकि जब विंटर आएगा, ओहो उल्टा बोला रे, समर में यानी कि गर्मी में उसको लूज किया जाता है ना। टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर व्हेन कनेक्टेड इन समर बिटवीन टू पोल्स आर केप्ट लूज, तो समर में इसको लूज ऐसे रखा जाता है, ताकि विंटर जब आए, ठंडा का मौसम जब आए, वो छोटा हो जाएगा साइज में, लेंथ घटेगा, तब वो ऐसे रहे। समझे? अगर तुम गर्मी में इस वायर को ऐसे बांध दोगे तो ठंडा में वो और टाइट हो जाएगा, या तो ये पोल गिर जाएगा, नहीं तो ये तार टूट जाएगा। समझ में आया? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्यों इसको लूज रखा जाता है, या फिर क्यों ढीला, समर में जब इसको बांधोगे तब ढीला क्यों रखा जाता है, इसलिए। अच्छा, ब्रिज, तो ब्रिज रहता है ना, बड़ा ब्रिज, लोहा का, स्टील का जो ब्रिज होता है, उसमें एक रोलर बांध दिया जाता है। रोलर ऐसे करके देखो, ऐसे करके, मान लो ये एक बड़ा ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है, ऐसे करके उसका डिज़ाइन ये सब बनाया है, ऐसे 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 कुछ डिज़ाइन है, ऐसे 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 ब्रिज है। इसका एक एंड को, ध्यान से सुनो, इसका एक एंड को फिक्स किया जाता है, इसको फिक्स्ड, ये हिले ना सरफेस के साथ, ये पिलर है, पिलर के साथ ये इस एंड को फिक्स किया जाता है, और दूसरा एंड में इसको फिक्स नहीं किया जाता है, यहाँ पे नीचे एक रोलर लगाया दिया जाता है, रोलर, ताकि जब गर्मी में ये बढ़े, साइज में बढ़े, तब ये रोलर में रोल हो पाए। समझ में आया? ऐसे रोल हो पाए। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये भी पूछता है। फिर वुडन व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट्स आर फिट विथ आयरन रिम। देखो बुलक कार्ट देखे हो? बुलक कार्ट का जो ये व्हील होता है, ऐसा नहीं दिखता? ऐसा, दिस इज द व्हील ऑफ बुलक कार्ट। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, ये तो किससे बना है? वुडन, तो रास्ता पे चलेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक आयरन का एक ऐसे इसके ऊपर पहनाया जाता है। लेकिन देखो ये चलते चलते खुल भी जा सकता है, ताकि खुले ना, क्या किया जाता है, इसको जो इसका एक्चुअल साइज़ है उससे थोड़ा छोटा बनाया जाता है रिम को। कितना? थोड़ा सा छोटा बनाया गया, लोहा का रिम है। फिर इसको खूब गर्म किया जाता है, खूब गर्म, एकदम हीट गरम 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 गरम, बहुत गर्म।
जब भी गर्म करोगे ये क्या होगा साइज में, इसका साइज में क्या हो जाएगा, हाँ बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तब इसके ऊपर ला के ठंडा करोगे तो इसके एकदम चिपक जाएगा और कभी नहीं खुलेगा। ऐसे ब्लॉक काट में ऐसे लोहा का रिम पहनाया जाता है, समझ में आया? और क्या एप्लीकेशन है, सीमेंट का फ्लोर। कोई सीमेंट का फ्लोर है, ऐसे देखना, ऐसे ऐसे गैप छोड़ा जाता है फ्लोर के अंदर, देखना स्कूल कॉलेज में ये सब ऐसे, ये बीच में गैप, क्यों? ये भी देख सकते ये नहीं, ये सीमेंट ये वाला नहीं, छोटा छोटा अलग 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 ऐसे, उसमें ऐसे गैप छोड़ा जाता है, क्यों? ताकि जो गर्मी में वो साइज़ में बढ़ेगा तो उसको एक्सपेंड होने का जगह मिलेगा, नहीं तो टूट जाएगा। समझ में आया? अच्छा, रेलवे लाइन ट्रैक्स कभी देखे हो? दो ट्रैक के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, छोटा सा गैप होता है ना, क्यों गैप छोड़ा जाता है? क्योंकि गर्मी में वो बढ़ेगा साइज़ में और ये गैप फिल हो जाएगा, समझ में आया? नहीं तो ट्रैक ही बेंड हो जा करके पूरा पैसेंजर एकदम ट्रेन ही गिर जाएगा। अच्छा, ये लास्ट क्या है इसमें, बाई मेटेलिक स्ट्रिप विच कंसिस्ट ऑफ टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ बट डिफरेंट मटेरियल, से वन आयरन एंड अदर इज कॉपर, रिवेट टुगेदर, ये नया चीज़ है, रिवेट टुगेदर कॉमनली यूज इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट, अब थर्मोस्टेट क्या है और ये क्या चीज़ है सब समझा रहे हैं। बोला अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर। A thermostat is used in electrical gadgets like refrigerator, electric iron, etc. ओवन। देखो ये क्या चीज़ क्या है, चीज़ क्या है, देखो मान लो तुम्हारे घर में एक फ्रिज है, तो फ्रिज ठंडा होता है अंदर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद और ठंडा नहीं चाहिए तुमको एक मान लो तुमको इसके अंदर -5 डिग्री सी ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो जब तुम खोलोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मान लो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, बढ़ गया, गर्म हो गया थोड़ा सा, और जब बंद करके रखोगे तब तो टेम्परेचर घटते घटते -10 डिग्री तक भी चला जाएगा। तो तुम ये तो नहीं चाहते हो कि टेम्परेचर चेंज हो जाए, तुम चाहते हो कि 5 में ही रहे। तो इसलिए तुमने इसके अंदर एक डिवाइस बनाया कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तभी वो क्या करेगा, फ्रिज चालू कर देगा ताकि टेम्परेचर घटे, और जब भी टेम्परेचर घटेगा तभी फ्रिज वो बंद कर देगा। ऐसा एक मैकेनिज़्म चाहिए। तो इसके लिए एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनाया गया। क्या चीज़? बाई मेटेलिक, यानी कि 2 मेटल से बना होता है। क्या? 2 मेटल से, ये एक मेटल और दूसरा एक और एक मेटल, दोनों सेम साइज लेकिन दोनों का मटेरियल अलग, दोनों अलग अलग मटेरियल से बना है। मान लो ये एक लोहा से, एक आयरन से, एक कॉपर से, ठीक है, समझ में आया? अब ये जब गर्म होगा तब ये दोनों सेम एक्सपेंड नहीं होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, कोई थोड़ा कम, लेकिन ये दोनों को एकदम चिपकाया हुआ, एकदम रिवेट किया गया है, एकदम रिवेट, कि ताकि ये दोनों खुले ना। तो जब ये गर्म होगा या फिर ठंडा होगा नॉर्मल से, तब ये क्या करेगा पता है? ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर फिर से सीधा हो जाएगा। इसी का मदद से हम स्विच बना देंगे। मान लो ये टेम्परेचर कम है तो इसके साथ ये वायरिंग कनेक्टेड है। जब ही टेम्परेचर बढ़ गया या फिर मतलब टेम्परेचर घट गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, अब फ्रिज बंद होना चाहिए, बस वो टेढ़ा हो गया, ऑटोमेटिक कनेक्शन टूट गया। फिर से फ्रिज गर्म होगा, फिर से यहाँ पे जब ये टच करेगा फिर से ऑन हो जाएगा। समझ में आया? इस मैकेनिज्म से फ्रिज में ऑन ऑफ होता है। इसको बोला, इस डिवाइस को बोला जाता है, क्या नाम? थर्मोस्टेट। क्या नाम? थर्मोस्टेट। क्या अच्छा चीज़ है ना? हाँ। अब लिक्विड का एक्सपेंशन देखो, वही है, लिक्विड साइज़ में गर्म करो, साइज़ में बढ़ेगा। तो इसका क्या एक्सपेरिमेंट है? इसका एक्सपेरिमेंट ऐसे है, देखो क्या किया गया। एक कलर्ड बोतल लिया गया, उसके अंदर पानी डाला, उसमें थोड़ा कलर डाल दो, एक कॉर्क से उसका मुंह बंद कर दो और अंदर से एक स्ट्रॉ डाल दो। अब तुम इसको जब भी गर्म करोगे, ये पानी क्या होगा? साइज़ में बढ़ेगा। उस जगह ढूंढेगा कहाँ जाए, ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है? एयर है, और एयर भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि कॉर्क से बंधा हुआ है।
तो निकलने का एक ही रास्ता है, वो है पाइप। तो पाइप में जाएगा कौन? एयर तो जा नहीं सकता क्योंकि एयर ऊपर में है और पाइप का जो मुंह है वो नीचे खुला है, तो पानी को ही अंदर घुसना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो इससे क्या, ये देखो हीट दिया और पानी ऊपर जाने लगा, इससे क्या प्रूव हो गया कि पानी ये नहीं, लिक्विड एक्सपेंड होता है। गर्म करने से। समझ में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस है, उसका भी एक्सपेरिमेंट कर लो। एक बॉटल ले लो, उसके मुंह पे एक इनडिफ्लेटेड बैलून ले लो, यानी कि जो फूला नहीं है। अब तुम क्या करो, इस पानी को, इस बोतल को गर्म पानी में, बॉइलिंग पानी वाटर में डाल दो, रख दो, देखो ये बैलून फूल जाएगा। घर में करके देखना एक बार, ठीक है? तो देखो फूल, क्यों फूला? क्योंकि इसका जो एयर है ये गर्म हुआ और उसको जाने का जगह चाहिए, कहाँ जाएगा? बोतल इधर घुस गया, उसको फुला दिया। समझा? क्या प्रूव हो गया? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। है, लिक्विड ये लिक्विड है नहीं, क्या? गैस है। गैस है, तो लिक्विड क्यों बोल रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा sorry। अब देखो 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हाँ, इधर क्या क्या 3 मोड है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन से कौन कौन करता है? सॉलिड भी करता है, गैस भी करता है, लिक्विड भी करता है। लेकिन कन्वेक्शन से लिक्विड और गैस। सिर्फ लिक्विड, ये सॉलिड नहीं है यहाँ पे, सॉलिड कन्वेक्शन नहीं करता। और रेडिएशन से नो मीडियम रिक्वायर्ड। कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा है। समझ में? अच्छा अब देखो, कंडक्शन एक्सपेरिमेंट। तुमने क्या किया, एक नाइफ लिया, उसके ऊपर थोड़ा पहले से बटर लगाया हुआ, उसको गर्म करो, तो क्या होगा? हीट, ये गर्म हो, ये जगह गर्म होगा और ये गर्म धीरे 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 इधर से इधर आने लगेगा और तुम देखो कि ड्रॉप 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 बटर नीचे गिरता हुआ। यहाँ पे गर्म नहीं किया, गर्म यहाँ पे किया, लेकिन बटर यहाँ से भी गिरता हुआ तुमको दिखा। क्यों? हीट इधर से इधर आ रहा है। क्या ये नाइफ का जो आयरन है, मॉलिक्यूल है, क्या मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आया? नहीं। यहाँ से नाइफ खोल के इधर आया क्या? लोहा खोल के इधर आया क्या? नहीं ना। लेकिन हीट आया, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव नहीं किया, लेकिन हीट मूव किया। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। अच्छा है। तो ये इसका डेफिनेशन है। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कोल्ड इन फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। मतलब मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, उसके बाद दूसरा, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं हिलेगा। ठीक है? तो दास ए मीडियम इज रिक्वायर्ड, एक मीडियम चाहिए। ठीक है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मेनली इन सॉलिड। मेनली ये कहाँ पे होता है? सॉलिड में, लेकिन ये लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। तो ये होता कैसे है? देखो ऐसे होता है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल बोला ना। देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ था, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ, एक मान लो मॉलिक्यूल का चेन, एक जो नाइफ है उसमें तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल एक के बाद एक ही है ना। इसके बगल में, अच्छा इसमें थोड़ा गैप भी होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या एकदम थोड़ा थोड़ा गैप में भी होगा ना। थोड़ा गैप दे दो, थोड़ा गैप दे दो। हाँ, अब देखो होता क्या है, नाइफ को तुमको यहाँ पे गर्म किया है, तो ये जो मॉलिक्यूल है क्या करेगा? वाइब्रेट कर रहा था, जब ही गर्म किया और वाइब्रेट करने लगेगा, और वाइब्रेट करने लगेगा। ये इस वाइब्रेशन से इस साइड वाला भी वाइब्रेट करने लगेगा। इससे क्या होगा? ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। इससे क्या होगा? ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। पूरा ये चीज़ वाइब्रेट करने लगेगा, है ना। इसलिए देखो मॉलिक्यूल क्या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है क्या? नहीं, लेकिन क्या जा रहा है? हीट, वाइब्रेशन जा रहा है। तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाने का, समझ में आया? ऐसे हीट ट्रांसफर होता है बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन कौन करेगा? कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन है? सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम,
मार्करी, ये सब गुड कंडक्टर्स है, हीट को बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। तो बैड कंडक्टर भी होगा, ग्लास, स्टोन, वुड, प्लास्टिक, ये सब बैड कंडक्टर। समझ में आया? हाँ, तो कंडक्टर्स, कंडक्शन समझ में आया। ये देखो, ये इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मतलब एकदम कंडक्ट ही नहीं करेगा। कॉर्क, मड, प्लास्टिक, कॉटन, वूल, ये क्या है? एस्बेस्टर। समझ में आया? स्टील एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील एयर माने मतलब जो एयर रुका है, हिल नहीं रहा है, वो एयर, ये सब बैड कंडक्ट, पुअर कंडक्ट है, यानी कि इंसुलेटर है। समझ में आया? हाँ। ट्रैप्ड एयर, देखो, ट्रैप्ड एयर इज एन इंसुलेटर बट फ्लोइंग एयर इज अ कंडक्टर। बहुत ध्यान से समझना ये बात को। फ्लोइंग एयर इज अ कंडक्टर बट ट्रैप्ड एयर इज एन इंसुलेटर। हाँ, अच्छा, अब क्या करेंगे? देखो, वाटर भी कंडक्ट कर रहा है, ये सब देखा कि एक देखो, ये एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर, प्योर वाटर एक बैड कंडक्टर है। कैसे देखो, तुमने यहाँ पे आइस लिया, क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पे आइस लिया, यहाँ पे एक आयरन का गेज लगाया। क्यों? ताकि वाटर ऐसे मूव कर नहीं पाए, वाटर एक जगह पे हिले ना, यहाँ पे रहे, इसलिए। फिर तुम एक टेस्ट ट्यूब ले, इस ऊपरी हिस्सा को गर्म करो, एकदम बहुत गर्म करो। देखो, यहाँ पे भाप बन के यहाँ से निकल रहा है, देखा? भाप बन के, स्टीम बन के निकल रहा है, लेकिन ये आइस गलेगा नहीं, क्योंकि वाटर बैड कंडक्टर है, ये हीट यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। लेकिन अगर इस वाटर को तुम जाली हटा दो, ये वाटर घूमने लगा गए, अगर ऐसे ये गर्म नीचे, ये ठंडा ऊपर आया, गर्म नीचे, ये सब अगर घूमने लगा, तब वो स्टीम बने, तब वो गर्म हो जाएगा और आइस भी स्टीम बन जाएगा, लिक्विड लिक्विड बना। हाँ। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या है? अच्छा देखो, पूछेगा मार्करी को क्यों थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है? क्योंकि मार्करी इज़ ए गुड कंडक्टर और वो लिक्विड भी रहता है ना? अच्छा, देखो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एयर एक पुअर कंडक्टर, एयर गुड कंडक्टर नहीं है पानी की तरह। तो यहाँ पे वैक्स लिया गया। क्या लिया गया? वैक्स। और फिर ये यहाँ से ये गर्म किया गया ढक्कन डाल के। ढक्कन डाल के क्यों गर्म किया गया? क्योंकि एयर इसमें हिले ना। गर्म करो, ये जगह बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत गर्म करो, लेकिन वैक्स मेल्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हवा इधर नहीं आ रहा है, यहीं पे ट्रैप्ड है। जब भी तुम ढक्कन खोलोगे देखना एयर कितना गर्म, लेकिन ये जगह गर्म नहीं हुआ, मतलब एयर हीट को कंडक्ट नहीं करता। ट्रैप्ड एयर इज अ पुअर कंडक्टर। समझ में आया? चलो, इसके आगे क्या है? अब इसके कुछ एप्लीकेशन है। कंडक्टर, ये सम एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन डेली लाइफ। देखो, ओवन में डबल वाल्व रहता है। मत करो, ओवन में डबल वाल्व रहता है। क्यों? और डबल वाल्व के बीच का जो स्पेस है, उसमें ऊल से, कॉर्क से, इस सब से भर दिया जाता है। देखो, ये डबल वाल्व ओवन जो होता है, डबल वाल्व, क्योंकि यहाँ पे एयर ट्रैप रहेगा, या तो कॉर्क ये सब रहेगा, तो हीट यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये पूछेगा कि ओवन क्यों डबल वाल्व होता है। कुकिंग यूटेंसिल्स, पैन्स, ये सब मेटल का बना होता है, कॉपर, ब्रास, स्टील। क्यों? पैन का जो ये पैन है, मान लो, तो ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़, किस चीज़ से बना है? मेटल का। कोई होगा कॉपर या फिर ब्रास या स्टील, ताकि हीट वो अच्छे से कंडक्ट करे, खाना अच्छे से गर्म हो जाए, है ना? कुकिंग यूटेंसिल्स, टी केटल आर प्रोवाइडेड विद वुडन और एबोनाइट हैंडल, पकड़ने के लिए, है ना? इसमें मान लो ये यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल रहता है, अलग मटेरियल, ताकि ये बैड कंडक्टर है, हीट गर्म हाथ में ना लगे। समझ में आया? आइस बॉक्स देखे हो? जो वो रास्ते में जा रहे हो और तुम आइसक्रीम खाओगे, तो बॉक्स से निकाल के देगा। उस बॉक्स में डबल वॉल रहता है, ऐसे एक बॉक्स रहता है, उसमें डबल वॉल, ऐसे डबल वॉल, ताकि, और इस बीच में क्या फील किया जाता है? या तो आइस, या नहीं तो ग्लास का ब्रोकन ग्लास, नहीं तो ऊल, नहीं तो कॉर्क, ये सब फील किया जाता है, ताकि हीट, ये बाहर का गर्मी अंदर नहीं आ पाए।
समझ में आया? क्योंकि ये सब बैड कंडक्टर है बीच में। अच्छा, गनी बैग होता है जिसके अंदर आइस रखो तो बहुत, और सॉडस्ट से उसको ढक दो तो बहुत देर तक वो आइस ही रहेगा। क्यों? गनी बैग के अंदर एयर ट्रैप्ड रहता है, फाइन पोर्स रहता है गनी बैग के अंदर, उसमें एयर ट्रैप्ड हुआ रहता है, और वो ट्रैप्ड एयर और सॉडस्ट हीट को, बाहर का हीट अंदर नहीं आने देता, तो आइस ही रहता है। समझ में आया? बहुत देर तक रहता है। सर्दी में स्वेटर पहनो तो उतना गर्म, उतना ठंडा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्वेटर के अंदर छोटा छोटा एयर पॉकेट्स है, वूल आर इंसुलेटर, और उसके अंदर फाइन पोर्स है जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होके रहता है। देखो, फाइन पोर फील्ड विथ एयर, छोटा छोटा एयर का पॉकेट रहता है, और एयर पॉकेट इंसुलेटर होता है, वो गर्मी बाहर, मतलब बाहर का सर्दी अंदर नहीं आने देता है ना। अब देखो, ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर वाटर पाइप्स आर कवर्ड विथ कॉटन। जो सर्दी का जो जगह है, मतलब 8 साल 9 साल सर्दी रहता है, उसमें के अंदर पाइप, जो वाटर का पाइप है ना, वो पाइप में आइस जम जाता है। ताकि वो जमे ना, इसलिए उस पाइप को कॉटन से ढक दिया जाता है ताकि वो एयर ट्रैप रहे, और वो जो पाइप, उसके अंदर का पानी जमे ना। तुम सुबह उठा, नल खोला, पानी ही नहीं, क्योंकि नल का सब पानी जम गया, और जम के वो फट भी जाता है पाइप, इसलिए उसको ऊल से ढक दिया जाता है, या फिर कॉटन से ढक दिया जाता है। ध्यान से सुनो, चाटा पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन और एक, क्विल्ट मतलब कंबल, उसको फ्लाफी कॉटन से फील करो, इसलिए वो मोटा होता है ना कंबल। हाँ, क्योंकि उसके अंदर कॉटन भरा रहता है, कॉटन के अंदर एयर ट्रैप रहता है। कॉटन भी एक बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर है, और ट्रैप्ड एयर भी तो एक इंसुलेटर ही है, जो कि बाहर का ठंडा अंदर आने नहीं देता, और अंदर का गर्मी भी बाहर नहीं जाने देता। इसलिए न्यूली मेड क्विल्ट गर्म होता है ज़्यादा, न्यूली एकदम तुरंत बनाया है वो ज़्यादा गर्म। क्यों? क्योंकि उसमें एयर पॉकेट ज़्यादा रहता है, और ओल्ड में जो कॉटन है वो दब जाता है, एयर कम रहता है। समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अच्छा। अब इधर देखो, कॉन्वेक्शन मतलब ये, तुमने यहाँ पे पानी लिया, उसको गर्म करो, तो पानी क्या होगा, नीचे का ये गर्म होगा, वो धीरे धीरे गर्म चीज़ ऊपर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म चीज़ हल्का होता है, वो ऊपर जाने लगता है, हल्का है, इसका डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी घट गया, तो ये ऊपर हल्का हो गया, ऊपर जाने लगा, तो ये गर्म ऊपर जाने लगेगा, और ऊपर का ठंडा नीचे आने लगेगा, तो ऑटोमेटिक ये पूरा वाटर क्या हो जाएगा, गर्म। तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल एक्चुअली में एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है? एक्चुअल मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड, इस मेथड से गर्म होने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्शन। देखो, कॉन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया? ऑफ द मीडियम। तो ये लिक्विड गैस दोनों में ही होता है, लेकिन लिक्विड एंड गैस दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन फिर भी वो गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्म ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है, फिर पूरा गर्म हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए एक पानी के अंदर एक वाटर का मूवमेंट, सर्कुलेशन चलता है, पानी ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन करेंट। Thus the current is set up. Current मतलब movement of molecule in the medium, which is called convection current. समझ में आया? अच्छा, तो लिक्विड में भी कन्वेक्शन होता है, और गैस में भी। गैस का कन्वेक्शन देखो, ये चिमनी, ये देखो क्या किया गया, देखो एक कार्ड का एक बॉक्स लिया, कार्डबोर्ड बॉक्स, यहाँ पे 2 होल बनाया यहाँ पे,
और यहाँ पे एक विंडो बनाया, उस होल में 2 ऐसे पाइप बिठा दिया चिमनी टाइप का, ठीक है। फिर क्या किया गया, इसके अंदर एक कैंडल रखा गया, एक कैंडल, लाइटेड कैंडल अंदर। तो लाइटेड कैंडल क्या करेगा, धुआं देगा, धुआं बनाएगा। तो तुम देखोगे ये धुआं जो है धीरे 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 ऊपर आने लगेगा। धुआं क्या करेगा, ऊपर आने लगेगा, और एक से नीचे आने लगेगा। एक से ऊपर जाएगा, दूसरा से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि एक गर्म होगा, गर्म ऊपर जाने लगेगा। तो इसमें दोनों से ऊपर जाएगा तो हवा कहाँ से आएगा, तो एक से ऊपर जाएगा, दूसरा से नीचे आएगा। तो यहाँ पे तुम एक धूप अगरबत्ती रखोगे तो देखोगे धूप का जो धुआं है वो नीचे घुस रहा है और वो धुआं ऊपर से उठ रहा है। लेकिन ये विंडो अगर तुम खोल दो तो दोनों से ऊपर, यहाँ से हवा, ठंडा हवा इधर से घुसेगा, तब ठंडा हवा इधर से घुसने लगेगा और दोनों से ही ऊपर धुआं निकलेगा। तब तुम धूप यहाँ पे, अगरबत्ती यहाँ पे लाओ, देखोगे अगरबत्ती का धुआं यहाँ से घुस के ऊपर। समझ में आया? इसका एप्लीकेशन क्या है, घर में वेंटिलेटर रखा जाता है। वो वेंटिलेटर होता है ना, इस घर में तो नहीं है, तो ताकि गर्म हवा जो हम छोड़ते हैं वो ऊपर जाके निकल जाए ऊपर। फिर चिमनी फार्नेस में रखिए कि चिमनी में गर्म हवा गर्म होकर ऊपर जाके निकल जाए। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये पूछेगा, ध्यान से समझो। लैंड ब्रिज दिन में क्या होता है, ये लैंड है, गर्म ज़्यादा होता है पानी से। पानी भी गर्म होता है लेकिन लैंड ज़्यादा गर्म। तो लैंड गर्म हुआ, उसका जो आसपास का एयर है वो भी ऊपर उठ गया, एकदम ऊपर उठ गया। तो ये जगह तो खाली हो जाएगा, इसलिए ठंडा हवा जो सी के ऊपर था वहाँ से इधर आने लगेगा। दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। अब रात में लैंड जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी। तो रात में ठंडा हो गया, ये एकदम ठंडा हो गया, ये रात में ठंडा हो गया। लेकिन पानी तब तक गर्म है, दिन में गर्म हुआ था उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, लैंड उससे ज़्यादा ठंडा। अब यहाँ का पानी, यहाँ का एयर ऊपर का गर्म है, यहाँ से एयर ऊपर चला गया और ठंडा हवा लैंड से पानी की तरफ आएगा। दैट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। समझ में आया? ये पूछेगा एकदम कंफर्म, कोई नहीं इसको रोक सकता, पूछेगा ही पूछेगा। देखो, ओशन करेंट्स फ्लो ऑन द सरफेस एंड बिलो द सरफेस ऑफ ओशन। ओशन करेंट जो होता है वो ऊपर का सरफेस से भी फ्लो होता है, नीचे का सरफेस से भी फ्लो होता है। ओशन करेंट्स आर कॉज ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट एट। देखो, ये जो सी का जो पानी है, ऊपर का पानी ज़्यादा गर्म और नीचे का पानी ठंडा। तब होगा क्या, देखो दाव और देखो, और पोल में देखो, ये पोल, ये दो अर्थ है, पानी यहाँ पे भी है, पानी यहाँ पे भी है, लेकिन ये जगह ठंडा है और ये जगह गर्म। तो होता क्या है, ठंडा से गर्म, गर्म पानी ठंडा पानी की तरफ जाएगा और ठंडा पानी गर्म पानी की तरफ आएगा, है ना? होना चाहिए, एक गर्म ठंडे की तरफ आएगा और ठंडा गर्म की तरफ आएगा। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखो, द ओशन वाटर नियर इक्वेटर इज हीटेड बाय सन देन द वाटर नियर द पोल। पोल से ये ओशन इक्वेटर में ज़्यादा गर्म होता है। द ओशन वाटर नियर इक्वेटर इज वार्मर देन द पोल। सही बात। इसलिए क्या होता है, कन्वेक्शन करेंट ऑफ वार्म वाटर फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। गर्म पानी सरफेस के ऊपर से होते हुए इक्वेटर से कहाँ तक जाता है, पोल के तरफ। गर्म पानी समुद्र का ऊपरी हिस्सा से पोल की तरफ जाता है और ठंडा पानी वाइल बिलो द सरफेस, नीचे ओशन का डीप से, नीचे से, करेंट्स ऑफ कोल्ड वाटर फ्लोज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। पोल से ठंडा पानी नीचे से इधर आता है, इक्वेटर की तरफ आता है। समझ में आया? हाँ, ताकि पूरा ओशन के टेम्परेचर कंट्रोल रहे। हाँ। अब रेफ्रिजरेटर क्या है? फ्रीजर। हाँ,
इसमें विथ फ्रीजिंग चीज अच्छा रीजन इज दैट एयर नियर द टॉप ऑफ द रीजन इज दैट अच्छा देखो यह क्या बोल रहा है, देखो यहाँ की नाइस चीज़ अ रेफ्रिजरेटर इज प्रोवाइडेड विथ इट्स कूलिंग और फ्रीजिंग चेस्ट नियर इट्स टॉप। हाँ कूलिंग जो ठंडा है वो डीप फ्रीज कहाँ पे रहता है, ऊपर में, ऊपर ताकि देखो ठंडा जो ये फ्रीज है और ये ऊपर में तुम्हारा कूलिंग करने का हिस्सा ऊपर ही रहता है। क्यों, नीचे भी हो सकता था, ऊपर ही क्यों है, क्योंकि ठंडा एयर भारी होता है, ठंडा धीरे 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 नीचे आ जाएगा और निचले हिस्सा को ठंडा करेगा। अगर ये तो पूरा फ्रिज ठंडा होगा, है ना, लेकिन अगर ये नीचे रहता तो नीचे ही ठंडा रहता, ये ऊपर जाता ही नहीं क्योंकि ये नीचे वाला भारी है, एयर ठंडा एयर भारी है। हाँ। समझ में आया? हाँ, तो नाइस क्वेश्चन है ये भी। फिर फॉर हीट इंसुलेशन ऑफ अ रूम इन अ हाउस weather strippings and curtains are used. The weather stripping close the small opening in the window so that heat goes out by convection. Oh, देखना विंडो में एक छोटा छोटा जाली लगाया हुआ रहता है ना, ताकि अंदर का गर्म बाहर जाए, लेकिन बाहर का जो हवा अंदर जब आए उससे लगे और ठंडा होके अंदर घुसे। समझ में आया? रूम हीटर और ब्लोअर उसको नीचे रखा जाता है, रूम हीटर को ऊपर नहीं रखा जाता। क्यों, देखो ये रूम है, अगर रूम हीटर को ऊपर रखोगे तो ऊपर हिस्से का एयर को ठंडा करेगा और ऊपर में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो हल्का है, ऊपर ही रहना चाहता है, गर्म एयर हल्का है, ऊपर ही रहेगा, वो नीचे आएगा ही नहीं। तुम नीचे हो ठंडे में मर रहे हो, ऊपर का हवा गर्म। समझ में आया? लेकिन देखो इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, नीचे, ताकि गर्म हो जाए, पूरा घर में फैले। लेकिन एसी देखो उल्टा, एसी को नीचे नहीं लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, ऊपर, ताकि ठंडा हो जाए और ठंडा हवा भारी है वो नीचे आ जाए। समझता रे? हैं। फायरमैन यूजुअली क्रॉल व्हाइल एंटरिंग ए बिल्डिंग। देखो घर में आग लग गया तो फायरमैन क्रॉल करके नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपरी हिस्सा गर्म है, निचला हिस्सा ठंडा है, इसलिए उसको गर्म कम लगेगा। हो गया, दो तरीके का हीट ट्रांसफ़र समझ गया। और एक बाकी ये कहा गया रे, देखो कॉन्वेक्शन समझा, उससे पहले कंडक्शन किधर, ये तीनों कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन, ये दो तुम समझ गए। अब रेडिएशन समझते हैं, है ना। रेडिएशन इजी है एकदम। क्या है रेडिएशन? रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट डायरेक्टली पासेस फ्रॉम वन बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लो टेम्परेचर विदाउट एक्टिंग इन मीडियम। जहाँ वहाँ पे पानी था, एयर था, सॉलिड था, यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट वैक्यूम के अंदर से आ सकता है। एग्जाम्पल क्या है, जो सन है वहाँ से जो हीट अर्थ में आता है ना, जो गर्मी तुमको लग रहा है सन के लिए, वो रेडिएशन से आ रहा है। क्योंकि सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है ना, खाली जगह, तो आएगा कैसे हीट? थ्रू रेडिएशन। समझ में आया? तो हीट रेडिएशन आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन और सिंपली रेडिएशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, अलग अलग सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन। कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, कुछ कम। कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा? देखो रे, आ बॉडी विच एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट लेस बिकम्स मोर वन। जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा गर्म होगा। तो कौन करता है? ब्लैक बॉडी, ब्लैक और डाल सरफेस ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए तुम गर्मी में जाओगे काला चीज़ पहन के तो तुमको ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि काला चीज़ ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तुमको गर्म करेगा। और वाइट शाइनी सरफेस, शाइनी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शाइनी सरफेस वो रेडिएशन को क्या करता है? लेस एब्जॉर्ब, कम एब्जॉर्ब।
समझ में आया? हाँ, बस इसका एप्लीकेशन देख लो. वी प्रेफर वेयर वाइट क्लोथ्स इन समर और डार्क क्लोथ्स इन विंटर. ठीक है. वी प्रेफर वेयर, ये हो गया ये ब्लैक. बॉटम ऑफ पैन, बॉटम जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स, पैन, कोई भी पैन ले लो, या उसका नीचे का सरफेस क्या होता है, काला होता है ना, ताकि ज़्यादा गर्म हो जाए, तुरंत गर्म हो जाए. रूम हीटर, उसके ऊपर देखना रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है रूम हीटर के अंदर, ताकि वो हीट को बना के तुरंत रिफ्लेक्ट करके घर में फैल दे. रूम हीटर, मान लो ये कि रूम हीटर है, इसके अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्टर, ताकि वो तुरंत हीट को रिफ्लेक्ट कर दे. समझ में आया? बस इतना ही एप्लीकेशन था. और लास्ट टॉपिक है थर्मोफ्लैक्स, यानी कि जो तुम जिसमें पानी गर्म रखोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा रखो तो ठंडा. हाँ. वो चीज़. अब चीज़ देखो यहाँ पे क्या कि ये ऐसा एक चीज़ बनाया गया है जहाँ पे इन तीनों को प्रिवेंट किया जाता है. बस तुमको इतना जानना है. रेडिएशन तीनटे तो থার্মোফ্ল্যাক্সের মধ্যে আমি তিনটেকেই বন্ধ করে দেবো. কন্ডাকশানও হতে দেবো না, কনভেকশনও হতে দেবো না, রেডিয়েশনও হতে দেবো না. কোয়েশ্চেন হচ্ছে কীভাবে, সেটাই তোমাকে এক্সামে জিজ্ঞেস করবো. তা দেখো এখানে একদম সুন্দর করে লিখে দিয়েছে. ইট কনসিস্ট অফ আ ডাবলড ওয়াল গ্লাস বোতল, মানে দুটো গ্লাসের বোতল আছে এর ভিতরে. এটা ইনার সাইড, এই যে একটা গ্লাস, একটা কাঁচ, আর এই একটা কাঁচ, দুটো কাঁচ. আমি এদিকে বোঝাচ্ছি তোমাকে. এই একটা কাঁচ আর এই বাইরে দিয়ে একটা কাঁচ, আর এই মাঝখানে কি আছে, ভ্যাকুম বিটুইন দ্য ওয়ালস. মাঝে কিছুই নেই, একদম ফাঁকা, ভ্যাকুম. বোঝা গেল? তাহলে যদি ভ্যাকুমই থাকে, হিট এই এর থেকে এইদিকে আসতে পারবে না, বা বাইরের হিট এখান থেকে ভেতরেও ঢুকতে পারবে না. তাহলে কি কি বন্ধ হয়ে গেল? দেয়ার ইজ আ ভ্যাকুম বিটুইন দ্য ওয়ালস বোথ. তাহলে ভ্যাকুম বিটুইন দ্য ওয়ালস of the bottle prevent any transfer of heat by conduction and convection. conduction convection দুটোই বন্ধ হয়ে গেল. মলিকিউলে যেতে পারছে না, আর কন্ট্যাক্টে নেই বলে কন্ডাকশনও হতে পারছে. বোঝা গেল? আর কি করেছি, আর একটা জিনিস করেছি. এবার হচ্ছে দুটো বন্ধ করে দিলাম তো, এবার বাকি আছে রেডিয়েশন. রেডিয়েশন কি করে বার করেছি, এই যে ওয়ালটা, ঠিক আছে, এর এই পাশটাকে সিলভার করে দিয়েছি. ইনার সাইড অফ দ্য আউটার ওয়াল, মনে রাখবে, ইনার সাইড অফ দ্য আউটার ওয়াল, এর আউটার ওয়াল, ইনার সাইড অফ দ্য আউটার ওয়াল, এই যে আউটার যে গ্লাসটা, তার এই ওয়ালটাকে সিলভার কোটিং করে দিয়েছি. আর ইনার যে ওয়ালটা আছে, ভেতরের ওয়ালটা, তার আউটার সারফেস, মানে এই সারফেসটা, মানে সোজা কথা, এই যে দুটো আছে, এই বাইরের ওয়ালটার এই সারফেসটা সিলভার দিয়ে কালার করে দিয়েছি, আর এইটা সিলভার দিয়ে কালার করে দিয়েছি. বোঝা গেল? তাতে কি হবে, এই দিকটা রিফ্লেক্টার হয়ে গেল, হিট এই দিক থেকে ঢুকতে যাবে, ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে যাবে. আর এদিকটাও রিফ্লেক্ট হয়ে গেল, হিট ভেতর থেকে বাইরে যেতে যাবে, ধাক্কা খেয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে আবার. বুঝতে পারলাম? এই ওয়ার্ড দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু. তাহলে এতে কী হবে, রেডিয়েশন বন্ধ হয়ে যাবে. বুঝলে? দ্য শাইনিং সারফেস অফ দ্য আউটার সাইড ইনার ওয়ার রেডিয়েশনকে বন্ধ করে. আর একটা জিনিস বন্ধ করার আছে, মুখটা. এখানে তো কিছু করতে পারছি না, এখানে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি কর্ক স্টপার. কর্ক হচ্ছে ব্যাড কন্ডাক্টর. কর্ক স্টপার প্রিভেন্টস দ্য ট্রান্সফার অফ হিট বাই কনভেকশন. দাস ট্রান্সফার অফ হিট আইদার ফ্রম ইনসাইড আউটসাইড, ফ্রম দ্য আউটসাইড ইনসাইড ভেরি লিটিল, খুব অল্প হয়, স্লাইটলি ট্রান্সফার হয়. তাই জন্য ধীরে ধীরে টেম্পারেচার কমে, কিন্তু অনেকক্ষণ, 10 ঘন্টা 11 ঘন্টা গরম ওর মধ্যে থেকেই যায়. গরম জিনিস গরম থাকে, বাস খতম. ঠিক আছে? তাহলে এটা একবার রিভাইজ হয়ে গেল. এবার তুমি এটাকে আরও একবার শুনবে.